हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.3 का ये 14वां सवाल। तो सवाल में दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो सवाल इसके पहले हमने इसी से मिलता जुलता एक सवाल और किया था, और उस सवाल में और इस सवाल में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर जो 12 हमने किया था वो भी ऐसे ही कुछ था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। 12वें सवाल और 14वें सवाल में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे हमें करना है, चीज़ों को कैसे समझना है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखो देखो सबसे पहले हमें सवाल देख के, सवाल पढ़ के चित्र बना लेना है, और मैं इस पेपर पे इस सवाल को पढ़ के चित्र बनाऊंगा। आपको भी बड़े ध्यान से समझना है। देखो सबसे पहले एक त्रिभुज ABC हमें बनाना होगा। जैसे ही ये सवाल क्वेश्चन पेपर में आए, सबसे पहले हमारा काम यही होगा कि हम एक चित्र बनाएं जिसमें त्रिभुज ABC जो है वो हमारे सामने रहे। तो हमने त्रिभुज बनाया और यहाँ पे नाम दे दिया। यहाँ पे A नाम दे देंगे, और यहाँ पे B नाम दे देंगे, और यहाँ पे C नाम दे देना है। तो ये ABC एक त्रिभुज हो गया। अब इसकी जो भुजाएं हैं AB और AC, तो आप देख सकते हो एक भुजा AB है और दूसरी भुजा AC है, तथा माध्यिका AD है। अब माध्यिका भी हमें खींचनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, माध्यिका होती क्या है वो आपको पता है कि शीर्ष से एक रेखाखंड आएगा, और जो सामने वाली भुजा है, जैसे A से हम माध्यिका खींचेंगे, क्योंकि माध्यिका का नाम AD क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है, तो हमें A से माध्यिका खींचनी पड़ेगी। तो A के सामने कौन सी भुजा है? BC है ना, तो BC पे माध्यिका आएगी। तो माध्यिका का मतलब होता है कि सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु जहां होगा उसी से जुड़ जाएगी। A से हम एक रेखाखंड खींचेंगे, तो हमने माना कि BC का बिल्कुल मध्य बिंदु ये है, बिल्कुल बीचों बीच का बिंदु, और इसे हमने D नाम दे दिया। तभी तो AD एक माध्यिका आएगी। अब A और D को हमने मिला दिया, ठीक है। तो A और D को हमने आराम से मिला दिया, ये देखो। तो AD क्या है? माध्यिका। यानी कि त्रिभुज का एक शीर्ष और सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है ना, उसे माध्यिका कहते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से माध्यिका AD हमने खींच ली। आगे लिखा है कि एक अन्य त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज और है हमारे पास। अब एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR, तो PQ और PR तथा माध्यिका PM है, और त्रिभुज का नाम है PQR। वो हमें सवाल में देखते ही पता चल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे देख के पता कर सकते हो कि PQ और PR है, तो PQR त्रिभुज होना चाहिए। तो इसी के बगल से हम एक त्रिभुज और बना लेते हैं। ये देख लो, एक त्रिभुज और बना लिया, और इसमें PQ और PR जो है वो हमें भुजाएं भी दिखानी है, तो हम यहाँ पे P नाम पहले ही दे देंगे। तो P पहला, इसको PQR हमने नाम दे दिया, इस त्रिभुज को PQ और R। तो इसमें एक भुजा हो जाएगी PQ और एक भुजा हो जाएगी PR, और ये सामने वाली भुजा हो जाएगी QR। अब यहाँ पे माध्यिका जो है इस त्रिभुज में वो क्या है? PM। यानी P से यहाँ से रेखाखंड निकलेगा, और M यहाँ बिंदु होगा, QR का मध्य बिंदु होगा M, क्योंकि माध्यिका मध्य बिंदु से ही जाती है। तो शीर्ष और सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, तो ये हो गया शीर्ष, और ये हो गई सामने वाली भुजा, और ये हो गया इसका मध्य बिंदु। तो यहाँ से हम एक रेखाखंड खींचेंगे। ये देख लो, ये रेखाखंड हमने खींच दिया, तो ये माध्यिका हो गई PM। तो दो चित्र हमारे सामने हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो भुजाएं हैं पहले त्रिभुज की कौन कौन सी? AB,
इन्होंने कहा है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC और माध्यिका AD। यानी आप इस चीज पे गौर करिएगा बड़े ध्यान से कि पहले त्रिभुज में तीन चीजों को नोटिस किया गया है। पहली भुजा AB, दूसरी भुजा AC और तीसरी भुजा ये माध्यिका AD, यानी माध्यिका AD की बात की गई है। तो ये दूसरे त्रिभुज के भुजाएं PQ, PR और PM, ये तीन बात की गई है। बाद में सवाल में पहले तीन चीजों की बात की गई है। कौन कौन सी, इनको अंडरलाइन करो, AB, AC तथा AD। ये तीन भुजाएं, तीन चीजें जो है वो इस त्रिभुज की, और ये तीन चीजें देखो, ये वाली PQ, PR और PM, ये त्रिभुज PQR की चीजें हैं और ये आपस में कैसी हैं, समानुपाती हैं। इस चीज को गौर करो। इसका मतलब क्या हुआ कि AB बटे PQ, AC बटे PR और AD बटे PM आपस में बराबर हैं। समानुपाती का मतलब यही होता है। तो अगर हम इसको पेपर पे लिखें तो हम सवाल को देखते ही ऐसे लिख सकते हैं कि AB के बटे में कौन है, PQ, यानी पहले त्रिभुज की भुजा AB बटे है दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ के। अब चूंकि समान अनुपाती है तो बीच में बराबर लगेगा। पहले त्रिभुज की भुजा AC दूसरे त्रिभुज की भुजा PR के बटे में आएगी और बराबर लगेगा फिर से। और जो तीसरे पहले त्रिभुज की जो माध्यिका है वो दूसरे त्रिभुज की माध्यिका के बटे में आएगी, यानी AD बटे PM। और ये चीज हमें सवाल में दी गई है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब तो यही होगा। यहां से जब आप यहां तक पढ़ते हो तो हमारे चित्र भी बन जाते हैं, साथ में ये भी पता चलता है कि AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AD बटे PM, ये हमें दिया गया है। और ये जो दर्शाइए की के बाद लिखा है ये हमें सिद्ध करना है। आप समझ रहे हो इस बात को? दर्शाइए की के बाद जो लिखा है वो हमें सिद्ध करना है। तो एक बात बताइए, हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ये हमें सिद्ध करना है। यानी कि अगर हम अपने चित्र में देखें तो ABC बड़ा त्रिभुज पूरा और PQR ये पूरा बड़ा त्रिभुज, ये हमें आपस में समरूप सिद्ध करने हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए और समझिए कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या था। अगर पॉसिबल हो तो आप बुक में निकाल भी सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 से ये मिक्स ना हो जाए, क्योंकि वो सवाल भी इससे मिलता जुलता है लेकिन एक बारीक सा अंतर है, और वो अंतर मैं इस सवाल में आपको बताऊंगा ताकि दोनों सवाल अलग अलग रहें और उनमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 12वें सवाल में यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें भी कुछ दिया गया था। वो क्या दिया गया था कि AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर ये माध्यिकाएं AD बटे PM। ये देख लो आप, ये हमें दिया गया था प्रश्न 12 में। जबकि जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्रश्न 14, उसमें हमें क्या दिया गया है, AB बटे PQ, पहली भुजा AB बटे PQ, दूसरी भुजा क्या है इस सवाल को देखो, AC बटे PR, AC बटे PR, और तीसरी भुजा माध्यिका ज्यों की त्यों है AD बटे PM। तो क्या अंतर है इसमें? क्या कोई बता पाएगा इसमें क्या अंतर लग रहा है? ये है अपना प्रश्न 12 और ये है अपना प्रश्न 14। अगर ये सवाल में आ जाएगा, यदि ये क्वेश्चन में पूछा गया पेपर में, तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए अच्छे से समझो कि AB बटे PQ और AB बटे PQ ये तो बिल्कुल सेम चीज है दोनों सवाल में जो दी गई थी। लेकिन
अगर आप यहां पे देखो तो माध्यिका AD बटे PM और यहां भी माध्यिका AD बटे PM ये भी सेम दी गई है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 में जो हम कर चुके हैं उसमें दिया गया था BC बटे QR, BC बटे QR। और अगर हम अपने चित्र में देखें, जरा गौर से देखिए कि BC आधार होता है इस त्रिभुज का। अगर इस तरीके से बनाए तो ये नीचे वाली लाइन है BC और QR इस त्रिभुज में ये भी नीचे वाली लाइन है। तो जब हमें आधार दिया रहता है तो उसको करने का तरीका क्या होता है, हमने आपको पहले भी बताया है कि उस कंडीशन में हम ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर सिद्ध करेंगे पहले। और ये दोनों कोण सिद्ध करने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप बताना पड़ता है। वो मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में डिटेल से समझाया है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हमें आधार ना देके इस साइड वाली ये देखो भुजा दी गई है AC और यहां पे दी गई है PR, यानी AC बटे PR अगर आ जाए, अगर आधार का जिक्र ही ना हो, जैसे हम अभी क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसमें हुआ है कि आधार का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, इस साइड की भुजा, इस साइड की भुजा और माध्यिका, इन तीनों में ही आपस में अनुपात है। इस साइड की भुजा, इस साइड की भुजा और ये माध्यिका। तो कैसे करोगे? तो इसके लिए अलग रणनीति है। इसके लिए क्या रणनीति है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम दिमाग लगाएंगे कि हमें तो सिद्ध क्या करना है, हमारा पूरा फोकस उस पे होना चाहिए। तो हमें जो सिद्ध करना है वो है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। हमारा पूरा फोकस उसी पे है कि हमें ABC और PQR सिद्ध करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पहले से पता है कि D मध्य बिंदु है और हमें पता है कि M मध्य बिंदु है। D और M दोनों ही मध्य बिंदु है। D है भुजा BC का मध्य बिंदु और M जो है वो QR का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक रचना कर लेंगे थोड़ी सी। क्या रचना करेंगे, हम AB के समांतर एक लाइन खींचेंगे। देखो AB ये है, तो AB के समांतर हम एक यहाँ पे लाइन खींचेंगे, ये रचना करेंगे इसमें, क्योंकि हमें AC भुजा दी गई है। तो हम AC को कैसे भी कनेक्ट करेंगे। तो हमने AB के समांतर एक लाइन खींची, ये देखो। तो जैसे ही हमने AB के समांतर एक लाइन यहाँ पे हम मान लेते हैं कि E बिंदु है, तो चूंकि D एक मध्य बिंदु है और AB के समांतर हमने ऐसे लाइन खींची है, तो निश्चित तौर पे AC का मध्य बिंदु भी क्या हो जाएगा, E हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। याद रखना ये चीज को, ये प्रमेय भी हमने किया हुआ है कि किसी त्रिभुज में अगर हम किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर अगर कोई हम लाइन खींचते हैं, तो चूंकि ये मध्य बिंदु से है और ये तीसरी भुजा के समांतर भी है, तो ये जो जहां पे टकराएगी वही भुजा जो है उसका मध्य बिंदु होगा। तो ठीक हम यहां पे भी वैसा करेंगे। यहां पे हम M से PR पर एक लाइन खींचेंगे जो PQ के समांतर होगी, ये रचना के अंदर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से भी एक PQ के समांतर, ध्यान रखना हमारा स्केल ऐसा हो कि वो PQ के समांतर भी दिखना चाहिए। तो PQ और हमने ऐसा स्केल रखा और इस तरीके से डैश डैश करके एक लाइन खींची। अब ये M और यहाँ पे क्या हो गया अपना E हो गया, या E मत दो, E तो दे दिया हमने, यहाँ पे हमने N दे दिया। चलो तो MN जो है ये समांतर हो गया किसके, PQ के। तो ये बताओ कि जो M है वो QR का मध्य बिंदु है, तो N किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, PR का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहां से क्या फायदा हुआ, आप यही सोच रहे होगे कि सर इस तरीके से करने से क्या फायदा हो गया। देखो इससे क्या होगा कि हमारा पहला टारगेट रहेगा कि CDE जो आपको त्रिभुज, नया त्रिभुज जो बन गया है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये CDE त्रिभुज जो मैंने छायांकित कर दिया, ये देख लो, ये CDE त्रिभुज और पूरा बड़ा त्रिभुज CAB त्रिभुज, ये आपस में हमें समरूप सिद्ध करना है। पहला टारगेट ये होगा।
जैसे ही हम ये समरूप सिद्ध कर देंगे तो उनकी भुजाएं हो जाएंगी अनुपातिक। बहुत ध्यान से समझना, इसको थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं ताकि एक बार में दिमाग में आ जाए। पहला हमारा टारगेट क्या होगा बताओ? हम रचना करेंगे जिससे एक त्रिभुज बन जाएगा सी डी ई, इसके सापेक्ष एक बड़ा त्रिभुज होगा सी बी ए। अब हमारा पहला उद्देश्य होगा कि सी डी ई और सी बी ए को समरूप सिद्ध करें। सी बी ए मतलब ये पूरा बड़ा त्रिभुज, ये देख लो सी बी ए। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि आपको ये क्लियर दिखे, ये ब्लैक वाला सी बी ए। ठीक है, अब सेम कंडीशन यहाँ पे भी जब हमने एम एन एक समांतर रेखा खींची थी तो यहाँ पे भी एक त्रिभुज बन गया था। ये देख लो, ये त्रिभुज है, छोटा सा त्रिभुज, नाम क्या है? एम आर एन। ये छोटा सा त्रिभुज हमें बड़े त्रिभुज आर क्यू पी के समरूप सिद्ध करना है। पहले हमारी यही जो है यहाँ पे पहला हमारा उद्देश्य यही होगा। अब आप सोचोगे सर इससे क्या हो जाएगा? इससे एक बहुत बड़ी बात होगी कि डीई के समान डीई के बटे में हम ए बी लिख पाएंगे, सी डी के बटे में हम सी बी लिख पाएंगे जब ये समरूप सिद्ध हो जाएंगे, और साथ में सीई के बटे में सी ए लिख पाएंगे। यानी इस छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के बटे में बड़े त्रिभुज की भुजा आ जाएगी। उससे क्या होगा? उससे अंतिम मोड में हम डीई के बटे में जब ए बी लिखेंगे तो हमें ये पता है अच्छे से कि ये सब किस अनुपात में होंगे, 1/2 में होंगे। देखो अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आने लगेगा। देखो थोड़ा सा सवाल में कठिनाई है बट उतनी भी नहीं है। हम पहले जो हमें दिया है हम वहां से स्टार्ट करते हैं, चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे दिया है, तो हमने सबसे पहले यही लिखा। तो हमें क्या दिया गया है कि ए बी के बटे में क्या है? पी क्यू है, ए सी के बटे में पी आर है और ए डी के बटे में पी एम है। ये चीज हमने लिख ली, इसको हमने सबसे पहले अपना समीकरण 1 बना लिया। जरूरत पड़ सकती है इसकी। अब जो हमें सिद्ध करना है हम वो लिखेंगे। तो हमने हेडिंग डाल दी सिद्ध करना है, और ये पूरा हमने लिख लिया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके बाद हमने जो रचना की है तो हम हेडिंग डालेंगे रचना, और जो हमने रचना की है वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि हमने डीई समांतर खींची है ए बी के। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डीई समांतर है ए बी के, ए बी खींची तथा ये और देख लो कि एम एन पी क्यू के समांतर है। तो वो भी हमने लिख लिया कि एम एन समांतर है पी क्यू के, और लिखा खींची। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है यानी रचना की है। अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, यानी अब यहाँ से होगा खेल स्टार्ट। अब जो हम चीज़ों को समझेंगे, सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या है कि हम छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज समरूप सिद्ध करें। उसके बाद ही हम आगे का स्टेप लेंगे। तो हम लिखेंगे कि चूंकि डीई ए बी के समांतर है और बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो एसी का भी मध्य बिंदु ई होगा। तो ये चीज हमें पता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, चित्र को देखते हुए आपको एक एक बात लिखनी है कि डीई, चूंकि जो डीई है वो समांतर है किसके? ए बी के। ये बात समझ आ रही कि जो डीई है वो ए बी के समांतर है, तब तथा यहाँ पे BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु D है, आप देख सकते हो BC का मध्य बिंदु D है, तो AC का मध्य बिंदु भी E होगा। तो हमने लिख दिया कि AC का मध्य बिंदु क्या होगा? E होगा। अब इसके बाद ये चीज हो गई। अब हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज। तो इसलिए त्रिभुज
छोटा त्रिभुज बताओ कौन सा है? सी डी ई तथा बड़ा त्रिभुज बताओ। तो बड़ा त्रिभुज है त्रिभुज सी बी ए में। आप चाहो तो ए बी सी भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना करने के बाद चूंकि ये मध्य बिंदु है, तो ये जो सी डी है, छोटी त्रिभुज की भुजा सी डी और बटे बड़े त्रिभुज की भुजा सी बी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? तो ये हमें अच्छे से पता है कि सी डी आधी है, बी सी पूरी है। तो अगर सी डी 1 है तो बी सी जो है वो 2 है। यानी कि हमें अच्छे से पता है कि डी मध्य बिंदु है, तो अगर सी डी आधी है तो सी बी पूरी है। तो सी बी अगर 2 है तो सी डी उसकी आधी है, 1 है, यानी 1/2 का अनुपात आएगा। तथा अगर हम छोटे त्रिभुज की भुजा जो सी ई है लिखेंगे, तथा जो छोटे त्रिभुज की भुजा सी ई है उसके बटे में हम क्या करेंगे? बड़े त्रिभुज की भुजा सी ए लिख लेंगे। तो इनका जो अनुपात है वो भी वही होगा, क्योंकि ई भी मध्य बिंदु है। तो सी ई अगर आधी है तो सी ए क्या है? पूरी है। तो इनका अनुपात भी कितना है? आधा का है, तो 1/2 का अनुपात है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीजें यानी सी डी बटे सी बी और सी ई बटे सी ए आपस में समान अनुपात हैं, क्योंकि दोनों का अनुपात 1/2 है। तो हम लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सी डी बटे सी बी बराबर है सी ई बटे सी ए की, दोनों समान अनुपात में हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कोण सी दोनों में है। छोटे त्रिभुज में भी जो छायांकित है सी डी ई, इसमें भी कोण सी है, और जो बड़ा त्रिभुज है सी बी ए उसमें भी कोण सी है। तो हमने ये चीज भी नोटिस करी कि कोण सी बराबर कोण सी ये उभयनिष्ठ कोण है। तो हमने ब्रैकेट में लिख भी दिया कि उभयनिष्ठ कोण है। अब ये जो संकेत हैं कि भुजाएं समान अनुपात में हैं और एक कोण उभयनिष्ठ भी है, तो इससे तो सीधा सीधा सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया? कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज में ही एक उभयनिष्ठ कोण है, और जिस कोण को हम उभयनिष्ठ बता रहे हैं उसी से लगी हुई दोनों भुजाएं समान अनुपात में हो, तो ये फिक्स है कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज सी डी ई समरूप हो चुके हैं त्रिभुज सी बी ए के। ठीक है, ये हमने कर दिखाया कि ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज आपस में कैसे हैं? समरूप है। अब इसके बाद हमें अब हमारा अगला टारगेट क्या है कि उसी तरीके से हम ये भी बता सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज समरूप है। लेकिन जरा रुको, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं तो जिसके लिए, जिस काम के लिए हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया वो तो हम कर लें। तो हमने किस काम के लिए किया? तो हमारा जो टारगेट था वो ये था कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के बटे में ये बड़े त्रिभुज की भुजा आ जाए। तो छोटे त्रिभुज की भुजा सी डी के और बड़े त्रिभुज की भुजा सी बी बटे में हो जाएगी। उसी तरीके से छोटे त्रिभुज की भुजा सी ई और बड़े त्रिभुज की भुजा सी ए ये भी बटे में हो जाएगी, और छोटे त्रिभुज का ये वाली भुजा डी ई के बटे में आएगी ये ए बी। यानी उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? अनुपातिक होती हैं। तो उसी चीज को फॉलो करते हुए हमने अगले स्टेप में लिखा कि जो सी डी है उसके बटे में क्या आएगा? सी बी, यानी बी सी आ जाएगा। आप चाहे आप कैसे भी लिख दो, तो मैं सी से स्टार्ट किया तो सी डी छोटे त्रिभुज और सी बी बड़े त्रिभुज के लिए चली गई। उसी तरीके से आप ये वाली लिखो सी ई छोटे त्रिभुज के लिए सी ई, और बटे बड़े त्रिभुज की क्या है? सी ए, और बराबर, और ई डी छोटे त्रिभुज की भुजा क्या है? ई डी के बटे में क्या हो जाएगी? बड़ी त्रिभुज की भुजा ए बी। और हमें अच्छे से पता है कि इन सब का अनुपात, चूंकि हम ऊपर भी देख चुके हैं कि सी डी बटे सी बी बराबर सी ई बटे सी ए, यानी ये पोर्शन पूरा 1/2 है,
और इस पोर्शन के बराबर ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहां से हमें एक बात क्लियर समझ आ गई कि जो अगर हम इतना पोर्शन निकाल लें, इतना बस आगे ले जाएं, कैरी करें और ये छोड़ दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ED/AB बराबर 1/2, यही आएगा। अब यहां हम त्रियक गुणा करेंगे तो 2 का ED में गुणा हो जाएगा और AB का 1 में होगा, तो 2AD बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 2AD बराबर हमें मिलेगा AB। ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमें ये फायदा मिला कि जिस तरीके से हमने AB की जगह पे हम 2AD लिख सकते हैं, उसी तरीके से ED के स्थान पे हम MN का यूज करेंगे। तो आगे हम त्रिभुज PQR में भी यही चीज करेंगे, तो पूरा ना करके डायरेक्ट लिखेंगे कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि 2MN और उसकी सामने की बड़ी भुजा PQ के बराबर होगी, जैसे 2AD उसके सामने की भुजा AB के बराबर आ गया है, तो 2 और जो ED है इसकी जगह पे MN आ जाएगा, किसके बराबर होगा, MN के सामने की भुजा क्या है, PQ, तो उसके बराबर हो जाएगी। तो ये हमने अपने अनुमान से लिखा कि ये हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। अब हमने दोनों का अनुपात कर दिया, यानी दोनों को बटे में कर दिया, तो 2ED/2MN हो गया। तब हमने लिखा कि 2ED के बटे में हमने कर दिया 2MN, दोनों का भाग कर दिया हमने, और बराबर AB के बटे में हमने क्या कर दिया, PQ कर दिया। AB के बटे में हमने क्या कर दिया, PQ। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो AB/PQ की जगह पे क्या आ सकता है, ED/MN। तो इसको हमने आगे लिखा कि ED/MN बराबर हो चुका है किसके, AB/PQ के। अब ये चीज जो हमने यहां पे निकाली है कि AB/PQ बराबर हो चुका है ED/MN। अब AB/PQ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AD/MN, और यही हम करेंगे। तो हम लिखेंगे कि जो हमें दिया गया था, आप देखो यहाँ पे जो दिया गया था उसमें AB/PQ है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसकी जगह पे हम वो इस्तेमाल कर लेंगे, AB/PQ की जगह पे ED/MN। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि दिया गया था, क्या दिया गया था कि AB/PQ बराबर है AC/PR और वो बराबर है AD/PM। ये चीज हमें दी गई थी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, AB/PQ को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह पे लिखेंगे ED/MN। तो आगे हमने इसी स्टेप को कंटिन्यू किया और हमने AB/PQ की जगह पे क्या लिख दिया, बताओ, ED/MN, ये देख लो, और बराबर हमने क्या लिखा, AC/PR, और बराबर सब कुछ ज्यों का त्यों और AD/PM। अब इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं या तीनों एक ही बार में हम रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे, आप ये स्टेप मत लिखो, इसकी जगह पे मैं आपको बताता हूं। देखो अगले पेज से, तो देखो अगले पेज में मैंने फिर से लिख लिया है इतना। अब AB/PQ की जगह पे हम ED/MN लिख सकते हैं। तो ये चीज हमने लिखी पहले। अब ध्यान से देखना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, AD/MN हमने लिखा, लेकिन हम बाकियों को ज्यों का त्यों नहीं लिखेंगे, बल्कि इनको भी बदल देंगे। अब देखो कैसे बदला जाएगा, ध्यान से समझना कि AB/PQ की जगह पे हमने क्या लिखा, AB के सामने वाली भुजा AD लिख दी है और PQ के सामने वाली भुजा क्या लिख दी है, MN लिख दी है। अब उसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं कि AC/PR, तो AC जो है, ये देखो AC जो है, इसकी जगह पे हम 2AE लिख सकते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर 2EC भी तो लिख सकते हैं, लेकिन हम इस त्रिभुज में नहीं आएंगे, हम ये खाली जगह में जाएंगे जहां पे कोई त्रिभुज नहीं है। तो हम AC, चूंकि E मध्य बिंदु है, तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, 2AE, ठीक है। और बटे यहां देखो PR को हम लिख सकते हैं, चूंकि N मध्य बिंदु है, तो PN 2PN, ठीक है, 2PN।
क्यों? क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जितना पी एन है उतना ही एन आर है, बराबर बराबर है। तो एन आर की जगह पे हमने फिर से पी एन लिख लिया तो 2pn हो जाएगा। आप इस बात को समझो कि जैसे एन मध्य बिंदु है, एन मध्य बिंदु है तो इसका मतलब है कि जितना पी एन है उतना ही क्या है, उतना एन आर है कि नहीं है? अब लेकिन हमें अच्छे से पता है कि जो पी आर भुजा है, जो पी आर भुजा है वो दो चीजों से मिलके बनी है, पी एन प्लस एन आर। तो हमने लिखा कि पी एन प्लस एन आर दो चीज़ों से मिलके बनी है। लेकिन हमें एन आर नहीं चाहिए, तो हमने कहा ठीक है भाई, एन आर नहीं चाहिए तो एन आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी एन लिख सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो पी आर की जगह पे पी एन तो लिखा ही है, लेकिन हमें एन आर नहीं चाहिए तो एन आर की जगह पे हमने फिर से पी एन लिख लिया। तो ये कहलाता है 2pn। अब समझे आप? ऐसे यहाँ पे भी होगा, ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा। तो वो चीज़ है, बस आप समझने की देरी है। तो पी आर की जगह पे हमने 2pn लिख लिया। ऐसे ही एडी जो है, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एडी का कोई मध्य बिंदु नहीं है, तो हमने इसको झुकाते हुए लिखा कि एडी बटे पी एम। अब इससे क्या हो गया, इसमें भी 2 और 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ए बी बटे ये तो आ ही गया था तो इसको नहीं, अब 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हम पहले ही काट चुके थे, इसको और कैंसिल कर दो। तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ई डी बटे एम एन बराबर ए ई बटे पी एन, और बराबर में क्या आ जाएगा, ई डी बटे पी एम। इससे क्या हो गया, देखो ये ई डी बटे एम एन, देखो आप ध्यान से, ई डी कहाँ पे है, ये ई डी बटे एम एन, ठीक है। ए ई बटे पी एन, ए ई, तो ई डी, देखो यहां से समझो, ई डी ये है, ए ई ये है, और ए डी ये है। तो ये तो एक त्रिभुज बन गया ना, कौन सा, ए डी ई। उसी तरीके से नीचे वाली भुजाएं देखो, एम एन ये है, पी एन ये है, और पी एम ये है, ये भी एक त्रिभुज बन गया। तो इन दोनों त्रिभुज, जब इन दोनों त्रिभुजों की भुजाएं अनुपातिक हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो जो त्रिभुज डार्क हैं वो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो यहां से हमें एक बहुत ही अहम चीज मिली कि त्रिभुज ए ई डी समरूप हो चुका है त्रिभुज, ये देखो पी एम एन के, त्रिभुज पी एम एन के। इससे क्या फायदा हो जाएगा, जब ये त्रिभुज समरूप होगा तो इसके संगत कोण ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होंगे। तो इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, कोण डी ए ई। तो लिखेंगे इसलिए कोण डी ए ई बराबर होगा, और इस कोण को क्या लिख सकते हैं, एम पी एन। तो कोण एम पी एन ये आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हैं तो डी एक मध्य बिंदु है, तो आप इसको इस चीज से समझो कि ये वाला, ये कोण और ये कोण भी हम बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इसी प्रकार हम ये भी बता सकते हैं कि कोण बी ए डी और क्यू पी एम ये भी आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर होगा कोण क्यू पी, यहां से समझो क्यू पी एम, ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं और इसको समीकरण 2 बना देते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 प्लस 2 से, इससे क्या हो जाएगा कि ये जुड़ जाएगा। तो कोण डी ए ई प्लस कोण बी ए डी बराबर होगा कोण एम पी एन प्लस कोण क्यू पी एम। अब ये पूरा जुड़ेगा तो देखो ये कोण और ये कोण टोटल जुड़ के हो जाएगा बी ए सी, पूरा कोण पूरा हो जाएगा कि नहीं। और पूरा कोण क्या है, बी ए सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण बी ए सी बराबर, इसी तरीके से यहाँ पे भी पूरा जुड़ के हो जाएगा क्यू पी आर। तो लिखेंगे कोण क्यू पी आर। अब ये दो कोण आपस में बराबर हो चुके हैं, और दूसरी बात है कि ये और ये भुजा और ये भुजा आपस में अनुपातिक है, ये क्वेश्चन में दिया गया था। तो लिखेंगे कि तथा ए बी बटे पी क्यू है बराबर ए सी बटे किसके, पी आर के। ये हमें दिया गया था, हम यहां पे लिखेंगे दिया गया था।
और उनके बीच का कोण बराबर है, तो ऐसे में दोनों बड़े त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। इसलिए हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि बड़ा त्रिभुज एबीसी और बड़ा त्रिभुज पी क्यू आर आपस में समरूप है। तो ये सिद्ध हो गया। तो ये सिद्ध करने के लिए क्या रणनीति है, छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज को ले लो पहले, इससे ये दोनों छायांकित वाले जो डार्क हैं वो समरूप हो जाएंगे। जब ये समरूप हो जाएंगे तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी और संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे, ये साइड वाला हम इसी प्रकार बराबर लिख सकते हैं, उसको भी समरूप सिद्ध करके, क्योंकि ये समरूप है ये समरूप है तो ये तो समरूप हो गई होगा। तो इस तरीके से ये कोण और ये कोण भी समरूप हो गया। तो टोटल दोनों को जोड़ दिया तो बड़ा कोण बराबर हो गया, बड़ा कोण बराबर हो गया और उनके आमने सामने की उनसे जुड़ी हुई संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, इसलिए बड़े दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और यही हो गया सिद्ध। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है, बाकी मैंने आपको क्लियर समझाया है, अब आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ से आपको लिखना है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा लिख सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे निश्चित ही आप पे बनेगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आप प्लेलिस्ट से पढ़ाई करिए ताकि आपकी पढ़ाई और बेहतर हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।